जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 पर बात करेंगे, मुगल डायनेस्टी पर। इससे पहले हमने पहले के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं और मुगल डायनेस्टी पर देखेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं इस चैप्टर से, तो वो भी कवर कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी अच्छा निकल करके आएगा एनसीईआरटी को करने का, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं विद पीवाईक्यूज। और इसके अलावा ऑफकोर्स ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कवर किया जाएगा, बट हम लोग अलग से पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट को रूल करना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे कल्चर हैं, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। मिडिल एजेस से ही ये देखा जा रहा है, लेकिन इनके प्रीडिसर्स के मुकाबले, क्योंकि इनके जो प्रीडिसर्स हैं यानी जो दिल्ली सल्तनत की हमने बात की थी लास्ट के लेक्चर में, उसके मुकाबले यहाँ पे जो मुगल्स हैं एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा बड़े एरिया में एक्वायर करते हैं। उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि मुगल्स थे कौन। तो देखिए अगर मैं बात करूं मुगल वंश के संस्थापक की, बाबर की, तो बाबर के विषय में ये माना जाता है कि ये 2 ग्रेट लीनियज के डिसेंडेंट्स थे। सबसे पहला मदर साइड से ये चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे, जो कि मंगोल ट्राइब का रूलर था, हमने इस पर बात भी की है, और जो कि चाइना में थी उस टाइम पे। और फादर साइड से तैमूर का सक्सेसर था। ये देखिए इनके ब्रीफ टाइम पीरियड दिया गया, डाइट 2027, और ये आप सेंचुरीज याद रख सकते हैं, 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी, इस तरह से समझ लेने से अच्छा रहता है। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। लेकिन जो मुगल्स हैं वो मुगल या फिर मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे। इसके पीछे का रीजन था चंगेज़ खान की मेमोरी। लोगों के मन में ये बस गई थी, चंगेज़ खान ने जिस तरह से मैसेकर को फैलाया और जिस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से चीज़ें देखने को मिली, वो सभी गलत ढंग से रिप्रेजेंट कर रही थी इनफैक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मुगल्स खुद को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे थे तैमूर से एसोसिएटेड होकर, क्योंकि अगर आप देखें तो तैमूर ने 1398 में, हमने इस पर बात भी की है और ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 में ही, कि तैमूर ने किसके टाइम पे अटैक किया था। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि तुगलक डायनेस्टी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी और वन ऑफ द लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो उसके टाइम पे ये अटैक देखने को मिलता है और दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है तैमूर के द्वारा। तो इसलिए ये बाबर अपने आप को एसोसिएट करके दिखाना चाहता है तैमूर के साथ। अगर बात करें ब्रीफ बाबर के विषय में ब्रीफ में, तो ये सबसे पहले 1494 में फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में है आज के डेट में, वहाँ का 12 साल में ही वहाँ की गद्दी संभालता है। और उसके बाद एंसिस्ट्रल थ्रोन जो होती है फरगना की, उसे छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरा मंगोल ग्रुप उज्बेक्स अटैक कर देते हैं। काफ़ी सालों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1526 में, जैसा कि हमें पता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है और दिल्ली के वन ऑफ द लास्ट या लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और दिल्ली और आगरा और बाकी रीजन्स को कैप्चर कर लिया जाता है बाबर के द्वारा। तो जैसा कि एनसीईआरटी के बॉक्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बॉक्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मेजर कैंपेन और इवेंट के बारे में बात की गई है। अब बाबर के विषय में अगर हम लोग समझे तो बाबर का टाइम पीरियड बहुत कम रहा, बस 4 सालों का रहा, 1526 से 1530 तक। 1526 में अगर बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और उसके अफगान सपोर्टर्स को भी पानीपत में। पानीपत आज के डेट में हरियाणा में, और इस पर सवाल भी बनता है कि पानीपत पर सबसे ज़्यादा युद्ध क्यों देखने को मिले। तो कुछ मैं अगर आपको रीजन्स बताऊँ तो सबसे पहले कि वो बिल्कुल दिल्ली के प्रोक्सिमिटी में था, और दूसरी चीज़ वहाँ का क्लाइमेट, वेदर, बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन कर रही थी। और इसके अलावा अगर आप देखें अगले साल ही 1527 में राणा सांगा, जो कि राजपूत रूलर है, और उनके एलाय को खानवा में हरा दिया गया। और 1528 में अगली बार चंदेरी में हराया जाता है मेदिनी राय को। और इस तरह से आगरा और दिल्ली और बाकी एरियाज़ में अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेता है बाबर अपने डेथ से पहले। ऑब्वियसली हम लोग इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सीडीएस और एनडी और बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला रूलर देखिए हुमायूं है, बाबर का बेटा। और हुमायूं के बारे में अगर आप देखें तो हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चून, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रूलर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इसका 10 साल का टाइम पीरियड रहा, फिर बीच में शेर शाह सूरी आ जाते हैं और फिर अगेन ये कम बैक करते हैं 15 सालों के बाद 1555, लेकिन ये टिक नहीं पाते और लाइब्रेरी में गिरने से इनकी मौत हो जाती है। तो हुमायूं अगर देखें, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, यानी अपने फादर के अकॉर्डिंग अपने विल को डिवाइड करते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी वन ऑफ द गलती भी मानी जाती है, क्योंकि जब ये डिवाइड कर देते हैं अपने एरिया को, तो इसके भाई के द्वारा सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है जब इन्हें अटैक किया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो और यहाँ पे देखिए वही बात की भी गई है कि द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कोज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर। अफगान कंपिटिटर का मतलब यहाँ पे शेरशाह सूरी से है।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, यानी शेर शाह सूरी ने चौसा में यहाँ पे हुमायूं को हरा दिया जाता है। और अगले साल ही 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और इन दो युद्धों में फाइनली हुमायूं को बुरे तरीके से हरा दिया जाता है और हुमायूं ईरान भागने के लिए मजबूर हो जाता है और वहाँ पे ये सफाविद शाह से मिलता है। अगर आपको मेरी पेंटिंग वाली वीडियो याद हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरह पेंटिंग में सफाविद रूलर शाह अब्बास के साथ गले मिलते हुए दिखाया गया हुमायूं को, और वो काफ़ी फेमस पेंटिंग है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया। आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के पेंटिंग वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। और लेकिन जैसा कि मैंने बताया 1540 में भगा दिया जाता है, लेकिन 15 सालों के बाद ये कमबैक करता है और दिल्ली को दोबारा कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि उसी के फॉलोइंग ईयर में एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है किसकी? शेर शाह सूरी की। ग्रेटेस्ट मुगल एम्पेरर जो थर्ड मुगल बादशाह यहाँ पे थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अगर बात करें तो 13 साल के ही थे जब ये गद्दी पर विराजमान होते हैं, और इस तरह से इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये रीजेंसी में रहते हैं, यानी संरक्षण में रहते हैं बैरम खान के, लेकिन उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और उसके बाद एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। और मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो सूरी और अफगान, उसके बाद धीरे धीरे करके मिलिट्री कैंपेन को स्टार्ट करते हैं। अकबर के मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो सबसे पहले मालवा में, फिर 1568 में सिसोदिया में, सिसोदिया कैपिटल जो कि चित्तौड़ की थी, और इस तरह से 1569 में रणथंबोर पे यहाँ पे सप्रेशन देखने को मिलता है। और इसी तरह अगर तीसरे फेज़ की बात करें तो अकबर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करता है। कैंपेन देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में, कांधार को सीज कर लिया जाता है जो कि सफाविद रूलर के द्वारा रखा जाता है। उसका कश्मीर को भी एनेक्स किया जाता है और काबुल को भी, आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। और उसके बाद डेक्कन में कैंपेन स्टार्ट होता है और बेरार, खानदेश और अहमदनगर के पार्ट्स को एनेक्स किया जाता है। और अकबर के लास्ट के दिनों में अगर आप देखें तो जो सलीम जो कि फ्यूचर एम्पायर जहांगीर था उसके द्वारा डिस्ट्रैक्ट किया जाता है अकबर को, क्योंकि बाकी एरियाज़ में भी यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद अकबर के बेटे सलीम आते हैं जिसे जहांगीर कहते हैं, और मिलिट्री कैंपेन जो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो चलता ही रहता है। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद कुछ अनसक्सेसफुल और थोड़े लेस सक्सेसफुल कैंपेन भी देखने को मिलते हैं सिख, अहम और अहमदनगर के खिलाफ। और इसके बाद अगर देखें लास्ट के डेज में जो प्रिंस खुर्रम है, जो आगे चल के शाहजहाँ एम्परर शाहजहाँ कहलाते हैं, वो जहांगीर के लास्ट के डेज में रेबल करते हैं। और द एफर्ट्स ऑफ नूरजहाँ जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, यानी नूरजहाँ थोड़ा इनके पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल होती है। इसके बाद अगर बात करें शाहजहाँ की तो मुगल कैंपेन डेक्कन के खिलाफ भी चलता रहता है शाहजहाँ के अंडर। और जो अफगान नोबल खान जहाँ लोधी होते हैं वो रेबेल्ट करते हैं, बट उन्हें हरा दिया जाता है। कैंपेन लॉन्च किया जाता है अहमदनगर के खिलाफ, बुंदेलाज वर डिफीटेड, बुंदेला को भी हरा दिया जाता है और ओरछा को भी सीज कर लिया जाता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कांधार जो है वो फाइनली लोस्ट कर दिया जाता है शाहजहाँ के द्वारा और सफाविद्स को। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में आया हुआ है कि कांधार कब परमानेंटली किस मुगल किंग के हाथों से चला जाता है, तो शाहजहाँ के हाथ से। कांधार कहाँ पे भी हम लोग मैप में देखेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में। और इसके बाद अगर आप देखें तो 1657 1658 में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है शाहजहाँ के बेटों में, जिसमें औरंगजेब विक्टोरियस होता है और जिसमें उसके सबसे बड़े भाई दारा सिको जो होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। ये सब चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और शाहजहाँ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। इसके बाद अगर बात करें औरंगजेब की तो नॉर्थ ईस्ट द अहोम वर डिफीटेड इन 1663 बट रिवेल्ड अगेन इन 1680s। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो औरंगजेब अटैक करते हैं अहम में और अहम किंगडम को हरा दिया जाता है 1663 में, लेकिन ये दोबारा 1680s में अटैक करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो यूसुफ जाइयो और सिखों के खिलाफ होता है, जो कि टेम्प्रोरी पीरियड के लिए सक्सेसफुल भी हो जाता है। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। मुगल इंटरवीन करते हैं राठौड़ राजपूत के खिलाफ, तो वहाँ पे भी रेबेलियन देखने को मिलता है। और कैंपेन किया जाता है मराठा चिफ्टेन शिवाजी के खिलाफ, जो कि इनिशियली सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन बाद में हमें जैसा कि पता है औरंगजेब इंसल्ट करते हैं शिवाजी को, जो कि आगरा के किले से फिर वहाँ से स्केप कर जाते हैं और फिर बाद में इंडिपेंडेंट किंग के जैसे स्टैब्लिश होते हैं। और उसके बाद अगर इसके बेटे का नाम भी अकबर था, ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करनी है। और अकबर रेबेल करते हैं औरंगजेब के खिलाफ और रिसी भी ने सपोर्ट मिलता है मराठाज के द्वारा और डेक्कन सल्तनत के द्वारा। फाइनली ये सफाविद ईरान चले जाते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो अकबर के रेबेलियन के बाद औरंगजेब आर्मीज भेजते हैं डेक्कन सल्तनत के खिलाफ, जिसमें बीजापुर को एनेक्स कर लिया जाता है 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में। 1698 में औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठाज हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। तो गोरिल्ला वारफेयर भी देखने को मिलता है 1698 से।
औरंगजेब खुद ही मैनेज करते डेक्कन के खिलाफ जो रेबल्स हो रहे हैं उसे। और औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख्स, जाट एंड सतनामी। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, सतनामी हो, जाट हो, सिख्स हो, ये सब रेबेलियन भी यहाँ पे देखने को मिलता है और ये भी औरंगजेब के टाइम पे होता है। और औरंगजेब की फाइनली डेथ हो जाती है 1707 में और इसके बाद इनके बेटों में सक्सेशन को लेकर के अगेन स्ट्रगल देखने को मिलता है, क्योंकि क्लियर कट सक्सेशन का रूल नहीं देखने को मिलता है मुगल डायनेस्टी में। मुगल ट्रेडिशन की, जैसा कि अभी हमने बात की सक्सेशन की, ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि बड़े बेटे को यहाँ पे इनहेरिट किया जाएगा फादर के स्टेट को, यानी फादर के राज्यों को, बल्कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये मुगल टेमुरी कस्टम को फॉलो करते हैं, यानी को पार्सनरी इनहेरिटेंस को। यानी यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है, यहाँ पे जो संपत्तियाँ हैं वो सभी बेटों में बराबर बटेंगी और इस तरह से यहाँ पे रेबिलियन भी बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो शाहजहाँ के 2 बेटे दारा शिकोह में और औरंगजेब में ओके सामूगढ़ का युद्ध और धर्मत का युद्ध देखने को मिलता है और इसके पीछे का रीज़न भी यही रहता है क्योंकि क्लियर कट सक्सेशन नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे जो जीतते हैं फिर वही फाइनली गद्दी पर एक्सीड करते हैं। इनिशियली अगर बात करें मुगल के मिलिट्री कैंपेन्स की तो वो उनके खिलाफ अटैक करते हैं जो कि उनके अथॉरिटी को, उनके सुजरेनिटी को मानने से इनकार करते हैं। बट धीरे धीरे बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे वॉलंटरी भी जुड़ते हैं। जैसे अगर राजपूत की बात करें, राजपूत एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। मेनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। हम लोग देखेंगे भी मान सिंह और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। सबसे खास बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है, खास करके अकबर के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो अगर कोई रूलर यहाँ पे सुजरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे हराने के बाद भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाता, बल्कि तो ये बहुत अच्छी बात थी। अगर यहाँ पे आप देखें तो सिसोदिया राजपूत जो है वो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं। लेकिन जब उन्हें हराया जाता है तो फिर बहुत ऑनरेबली ट्रीट किया जाता है मुगल्स के द्वारा। उनके जो लैंड्स है और जो असाइनमेंट्स है वो वापस कर दिए जाते हैं, जो कि लैंड असाइनमेंट्स होते हैं। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings, जिसकी बात हमने की, और many kings and chieftains। लेकिन ये डिफ़िकल्ट था हर टाइम पे इस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। और यहाँ पे हमने जैसा बात की, औरंगजेब इंसल्ट करते शिवाजी को और इसका परिणाम क्या होता है हमें पता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे मनसबदार और जागीरदार के विषय में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और वो हमने भी ब्रीफ में टाइमलाइन समझा है और बाकी चीज़ें भी हम लोग डिटेल में करते जाएंगे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आप ये देखिए मनसबदार और जागीरदार के विषय में। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। क्या कि जैसा हमने देखा कि मुगल बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं तो यहाँ पे डाइवर्स तरह के लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है मुगल आर्मी में। अगर यहाँ पे देखें तो टर्किश नेवल के स्मॉल न्यूक्लियस से लेकर के ईरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठाज और अदर ग्रुप्स तक को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करते हैं उन्हें मनसबदार के जैसा एनरोल कर लिया जाता है। अब मनसबदार का मतलब क्या होता है? मनसबदार का मतलब होता है जो मनसब होल्ड करता है। मनसब मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रैंक। रैंक कह लें या आप ओहदा कह लें या पोजीशन कह लें, राइट। और ये क्यों, ये मुगल्स के द्वारा एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसका ये यूज़ था कि पहली चीज़ तो ये रैंक बताता था कि आपका रैंक क्या होगा, पोजीशन क्या होगी। दूसरी चीज़ आपकी सैलरी को डिटरमाइन करता था, यानी जैसी आपकी मनसब तो ज़्यादा सैलरी। वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे कैसे डिसाइड होती थी। और तीसरी चीज़ होती थी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी और भी चीज़ें हैं जैसे अगर जाट है और सावर भी है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मनसब भी आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर था मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी का। यानी आपको किस तरह की मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ये मनसब पे डिपेंड करती थी। और रैंक और सैलरी की बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसे जाट कहते थे। तो जाट क्या रिप्रेजेंट करती थी? आपकी रैंक और सैलरी को, यानी ज़्यादा जाट होगी तो आपकी पोजीशन भी ज़्यादा होगी और सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अब कितने जाट पे कितनी सैलरी मिलेगी वो भी देखेंगे। तो बॉक्सेस में देखिए जाट की रैंकिंग के विषय में दिया गया है। वैसे नोबल जिनके 5000 से ज़्यादा जाट की न्यूमेरिकल वैल्यू है रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000, यानी 1000 से ज़्यादा जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जाट की, उसके मुकाबले ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा हायर रैंक है किनकी? जिनकी 5000 से ऊपर की जाट है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जाट की रैंकिंग थी, बट जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि काफ़ी अच्छे जाट को होल्ड करके रखे हुए थे। अकबर के टाइम पे देखें तो 29 मनसबदार ऐसे थे, बट औरंगजेब के टाइम पे ये नंबर बढ़ के 79 हो गया। तो जैसा कि हमने सैलरी की तो बात कर ली, बट काम क्या था मनसबदार का वो देखिए। तो मनसबदार की मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर को मेंटेन किया जाए। अब ये सावर क्या है? सावर का मतलब है घुड़सवार।
घुड़सवार सावर का मतलब है, या आप यूं कह लें हाथी, या जो भी चीज़ें युद्ध के लिए चाहिए उन्हें मैनेज किया जाता था मनसबदार के द्वारा। तो मनसबदार अपने कैवेलरी मैन को लेकर के आते थे, उसका रिव्यू होता था प्रॉपर, उसके बाद रजिस्टर होता था यहाँ पे, उसके बाद हॉर्स की ब्रांडिंग की जाती थी और इसी के बेसिस पे डिसाइड होता था कि जो अच्छी क्वालिटी के हॉर्स है वो किन मनसबदार को दिए जाए और कितनी सैलरी पे दिए जाए, ये सब चीज़ें डिटरमाइन होती थी। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जाट क्या है और सावर क्या है। तो जाट मैं आपको बताता हूँ, जाट क्या है। जाट है रैंक, ओके, रैंक कह लें या सैलरी कह लें, जो इसके बेसिस पे, जाट के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होगी कि कौन सा ओहदा है, ऊपर या नीचे। और सावर का मतलब क्या है? सावर का मतलब है नंबर ऑफ हॉर्सेज वन मनसबदार हैड टू मेंटेन, यानी एक मनसबदार को जितने हॉर्सेज और जितने कैवेलरी मैन यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे वो मनसबदार वो सावर कहलाएगा। नो डाउट अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जाट और सावर के ऊपर। आगे फिलहाल देखिए, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कोल्ड जागीर। अब मनसबदार को जो सैलरी है वो रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में दी जाती थी, जो जागीर होती थी। अब इसका क्या मतलब है? ये इक्ता की तरह होता था, लेकिन अगेन हम लोग इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मनसबदार ने काम किया और उन्हें जागीर मिली। अब जागीर का मतलब है एक लैंड असाइनमेंट। अब यहाँ पे ये इस लैंड से, इस पर्टिकुलर लैंड से टैक्स वगैरह कलेक्ट की जाएंगी, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा और ये पैसे ही किसे दिए जाएंगे? मनसबदार को। बस सिंपल सा फंडा ये था। और इस जागीर में जनरली मनसबदार नहीं रहते थे, क्योंकि इस जागीर से बाहर जाकर के उन्हें सोल्जर्स मेंटेन करने होते थे, युद्ध वगैरह में जाना पड़ता था। यही बस सिंपल सी यहाँ पे चीज़ है। और ऐसा नहीं ये ज़मीनें उन्हें दे दी जाती थी, ये बात भी आपको क्लियर कट रखना है। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स। जो असाइनमेंट, जो ज़मीनों का टुकड़ा उन्हें सौंपा गया है, उसमें रेवेन्यू कलेक्ट करने का ही राइट केवल उनके पास है। फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स, उनके सर्वेंट्स कलेक्ट करके वैसे देते हैं उन्हें। जबकि जो जिसे पैसे दिए जा रहे हैं मनसबदार, वो खुद देश के किसी और भाग में सर्व करने वाला है। ये CAPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। एम्पेरर अकबर के राइन में आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं। और पहला कहा जा रहा है कि अकबर स्ट्रेंथन्ड हिज कंट्रोल ऑन द नोबिलिटी एंड द आर्मी बाय इंट्रोड्यूसिंग द मनसबदारी सिस्टम। हमने देखा अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम लाया गया था ताकि मिलिट्री को बेटर वे में कंट्रोल किया जा सके। फर्स्ट बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अंडर द मनसबदारी सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक। बिल्कुल सही है। हमने देखा कि प्रत्येक यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम डिसाइड की जा रही थी, जिसे मनसब कहा जा रहा था, और इसी के बेसिस पे सैलरी डिटरमाइन की जा रही थी। तीसरा देखिए, द रैंक वर डिवाइडेड इनटू 3, जाट, सावर एंड चेहरा। बिल्कुल गलत है। रैंक्स को 2 बेसिस में डिवाइड किया गया था, पहला जाट और दूसरा सावर। जाट का मतलब होता था कि उसकी क्या रैंकिंग होगी, कितनी सैलरी दी जाएगी, और सावर का मतलब नंबर ऑफ कैवेलरी मैन जिसे एक मनसबदार को मेंटेन करने हैं। और चेहरा क्या होता था, अभी मैं इस पर बात करता हूँ। थर्ड यहाँ पे गलत है। फिलहाल हम लोग इसका आंसर देखते हैं 1 और 2 ओनली। तो चेहरा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। दाग, हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तब डेफिनेटली देखेंगे। दाग और चेहरा, ये 2 तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे आर्मी में। देखिए क्या होता था। पहला तो दाग में ये है कि जितने भी हॉर्सेज यहाँ पे ब्रांडिंग की जाती थी, मोहर लगा करके या इस तरह की चीज़ें, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा हॉर्स किस तरह का है और किनको असाइन किया गया। और चेहरा में क्या होता था, जो प्रत्येक सोल्जर है उसके एक तरह के आइडेंटिटी कार्ड बनाई जाती थी, ताकि उस सारी चीज़ें पता चल सके कि किसे कौन सी हॉर्सेज, कौन से कैवेलरी मेंटेन करनी है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मोर देन 80 to 90% लोग यहाँ पे गलत करेंगे, क्योंकि एक छोटे से स्टेटमेंट में यहाँ पे इस तरह से फ्रेम किया गया इस क्वेश्चन को। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मनसबदारी के बारे में ही पूछा जा रहा है, मुगल मनसब के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, जाट रैंक वाज एन इंडिकेटर ऑफ अ मनसबदार्स पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द मनसबदार। यानी जो जाट रैंक है ये बताता है मनसबदार की पोजीशन को, कि कौन से पोजीशन मनसबदार ने एक्वायर किया है। उसके बाद सैलरी को भी बताता है। तो हमने देखा ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। जाट का मतलब ही ये है कि जो इंडिकेट करे कि आपकी रैंकिंग क्या है मनसबदारी सिस्टम के अंदर, और उसी के बेसिस पे सैलरी डिसाइड की जाए। ज़्यादा जाट की वैल्यू है, 5,000 से ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी 1,000 वालों के मुकाबले, ठीक है, ज़्यादा सैलरी होगी। दूसरा देखिए, सावर रैंक इंडिकेट द नंबर ऑफ हॉर्समैन द मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। बिल्कुल सही है। सावर का मतलब ही है कि कितने हॉर्समैन यहाँ पे नंबर को बताता है कि कितने हॉर्समैन यहाँ पे मेंटेन करने हैं मनसबदार के द्वारा। तीसरा देखिए, इन द 17th सेंचुरी मनसबदार होल्डिंग 1000 और एबव सावर रैंक वर डेजिग्नेटेड एज नोबेल। नोबेल का मतलब उमारा यहाँ पे दिया गया। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस पर बात भी की है दिल्ली सल्तनत में, कि उमर होता है, फिर उसका प्लूरल उमारा होता है, जो कि नोबेल्स कहलाते हैं। तो 17th सेंचुरी में बात की जा रही है कि जो मनसबदार 1000 से ज़्यादा किसे मेंटेन करते हैं, सावर को,
उन्हें नोबेल कहा जाता है। मतलब 1000 से ज़्यादा कैवेलरी मैन, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 1000 से ज़्यादा सावर नहीं बल्कि जाट रैंक को, जो 1000 से ज़्यादा जो जाट को रखते हैं वो नोबेल्स कहलाते हैं। इसका सोर्स देखते हैं। ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बताया गया वही अगेन मनसब के बारे में कि जो ऑल होल्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो होल्डर हैं वो दो तरह के मनसब, यानी जो जिन्हें मनसब कहा जा रहा है वो दो तरह के रैंक यहाँ पे रखते हैं। कौन कौन से? दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन दी जाती है। पहला जाट होता है, जाट विच वाज एन इंडिकेटर ऑफ पोजीशन इन द एम्पेरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल, जो कि मनसबदार हैं। यानी मनसबदार की सैलरी को और पोजीशन को बताता है इंपीरियल हायरार्की में क्या? जाट। और दूसरा अगर आप देखें सावर, तो सावर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली दो स्टेटमेंट यहाँ से फ्रेम किए गए हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इन द 17th सेंचुरी मनसबदार ऑफ 1000 जाट और एबव रैंक्ड एज नोबेल। ऑफ कोर्स, क्योंकि जाट का मतलब ही यह है कि आपकी रैंकिंग को यह डिसाइड करेगा। तो अगर आपकी ज़्यादा रैंक आएगी तो आप नोबेल्स कहलाएंगे। उमारा जिसे कहते हैं या उमर कहते हैं, अगर एक सिंगुलर बात की जाए तो उमर के लिए क्या करना होगा कि 1000 से ज़्यादा जाट चाहिए, ना कि सावर, क्योंकि सावर तो कैवेलरी मैन है। वो चीज़ कैसे डिटरमाइन कर पाएगी आपके रैंक को? वो रैंक को नहीं डिसाइड करेगी। हाँ, यहाँ पे देखिए प्लूरल भी बताया गया कि अमीर का प्लूरल है उमारा। ठीक है, तो यही बात थी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइम पे थीम्स सीरीज की एनसीईआरटी को भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि मोर देन 80 to 90% हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपके सीडीएस के अंदर इसी थीम्स वाली बुक से आने हैं। तो कुछ भी करें या ना करें, बट थीम्स को जो बहुत अच्छे से करेंगे विथ एमसीक्यूज। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जाट और सावर के ऊपर, बट पीवाईक्यूज वाले वीडियो में लेना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी मैंने बस आपको इंसाइट्स दे दी ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि असल में ये जाट और सावर था क्या। अकबर के राइन में अगर आप देखें तो जो जागीर की हम लोग बात कर रहे हैं, जागीर देखिए वर्ड है, आज की डेट में भी यूज़ होता है, जिसका मतलब एरिया है। और इसे केयरफुली एसेस किया जाता था, और ताकि जो रेवेन्यू है उसे बिल्कुल मनसबदार के सैलरी के इक्वल में दिया जा सके। कहने का अर्थ ये है कि अगर ज़्यादा जागीर दे दी गई और उस मनसबदार की रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो है ही नहीं, तो ये चीज़ गड़बड़ होगी। इसलिए बहुत ध्यान से इसे एसेस किया जाता था, कैलकुलेट किया जाता था। और लेकिन औरंगजेब के अगर टाइम में आप देखें तो ये मतलब ये केस नहीं था, और जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट की जा रही थी, जितने सम ग्रांटेड किया गया था उससे कम था। कहने का मतलब ये है कि जितनी रैंकिंग थी, जितना यहाँ पे जाट की वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो जागीर है वहाँ से कम रेवेन्यू निकल करके आ रहा था। और देयर वाज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, यानी मनसबदार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने बात की थी 79 के अप्रॉक्स पहुँच गई थी, ये बॉक्सेज में हमने बात की थी। ये देखिए औरंगजेब के टाइम पे तो इतने ज़्यादा मनसबदार को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैलरी चली जा रही थी, और इस तरह से उन्हें काफ़ी वेट भी करना पड़ता था जागीर को रिसीव करने के लिए। तो अब जब बहुत कम जागीरें दी जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जागीरदार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकाली जा सके एक ही जागीर से। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही थी, और औरंगजेब के द्वारा इन चीज़ों को कंट्रोल करने में वो समर्थ था। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं जब्त और ज़मींदार की। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपको मैं क्लियर वे में समझाऊंगा। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। यानी पीजेंट्री के जो प्रोड्यूस है, किसानों के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पर टैक्स जो है वो मुगल की एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी, राइट। अब बहुत सारे जगहों में पीजेंट जो है वो रूरल एलिट के थ्रू टैक्सेस देते थे, यानी जो भी लोकल चिफ्टन होता था गांव का या जिस भी एरिया से लिया जा रहा है टैक्सेस, उसमें उनको पैसे देते थे, और वो फर्दर पैसे जाकर के ऊपर पहुंचाते थे, और वो जमींदार कहलाते थे। ये हमने देखा भी हुआ है, जमींदार या इंटरमीडियरी कह लें। वेदर देवर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिफ्टन्स, या तो वो लोकल हेडमैन होंगे गांव के, या फिर वो पावरफुल चिफ्टन होंगे। लेकिन अकबर के द्वारा यहाँ पे थोड़ा चेंज देखने को मिला। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर है टोडरमल, उसने केयरफुल सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स को, कि कितनी उपज यहाँ पे हो रही है प्रत्येक फसल की, और उनके प्राइसेज और एरिया कल्टिवेशन को 10 ईयर के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया। यानी अगर आप देखें तो 10 सालों का आंकड़ा उठाया गया कि कितनी प्रोड्यूस यहाँ पे की जा रही है। 1570 से 1580 के बीच का आंकड़ा उठाया गया, और इसी डाटा के बेसिस पे प्रत्येक क्रॉप को केस में कीमत को फिक्स किया गया। जैसे मान लीजिए गेहूं है, इसे बहुत लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसके 10 सालों की कीमत मान लीजिए उस टाइम के हिसाब से देखें तो पैसों से भी कम होगी ना, चलिए आज के रेट का हिसाब रखते हैं, 30 रुपये 40 रुपये ऐसे करके कुछ प्राइसेस रही, तो इसे 10 सालों का एवरेज निकाल लिया गया, और इस एवरेज के बेसिस पे यहाँ पे टैक्सेस को डिसाइड किया जाने लगा। तो अब ये इन जगहों के लिए तो बहुत ठीक था जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे कर पा रही थी। और द लैंड
एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, और जहाँ पे केयरफुल अकाउंट रखे जा सकते थे, लेकिन गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंस में ये रखना बहुत डिफिकल्ट था और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से असेसमेंट नहीं की जा रही थी। और कुछ एरियाज में अगर आप देखें तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा पावर दिखाते हैं, और जो एक्सप्लोइटेशन की जाती है मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, बेसिकली ज़मींदार के द्वारा, इन्हें बहुत बार रेबिलियन करने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि टैक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा हाई कभी कभी देखने को मिलते हैं। और इस तरह से ज़मींदार और पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रेबलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, बहुत बार मुगल अथॉरिटी के खिलाफ भी यहाँ पे चैलेंज देखने को मिलता है, जिससे मुगल एम्पायर के स्टेबिलिटी को भी बहुत बार चैलेंज किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, सिविल सर्विसेज 1996 का क्वेश्चन है। तो बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेडिवल इंडिया में बताइए मनसबदारी सिस्टम किस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। क्या आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए किया गया था? क्या रेवेन्यू कलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए यानी सरल बनाने के लिए किया गया था? क्या रिलीजियस हार्मोनी को इंश्योर करने के लिए किया गया था? बिल्कुल नहीं, इसका करेक्ट आंसर है इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, अफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि रैंकिंग डिसाइड हो रही थी, प्रॉपर असेसमेंट हो रही थी, और जो भी कैवेलरी वगैरह थे उनको उनकी प्रॉपर चेकिंग होती थी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन से क्लीन बनाया जा सके, करप्शन सबसे कम से कम देखने को मिले। अर्लियर क्या होता था, रैंकिंग डिसाइडेड नहीं थी तो बहुत ज़्यादा करप्शन भी देखने को मिल रहा था। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 1994 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो सिस्टम है ये कहाँ से फॉलो किया गया? अफगानिस्तान से, टर्की से, मंगोलिया से या पर्सिया से? अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार लोग स्किप कर देंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन में आप ये सोचिए कि मुगल आए कहाँ से थे। हमने बात की थी कि मंगोल डायनेस्टी से और तिमूरी डायनेस्टी से ये जुड़े हुए थे, तो ये मंगोलिया आप यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मंगोल से अब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, इंस्पायर्ड था। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। अफगानिस्तान, टर्की, पर्सिया, ये तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को समझते हैं तो काफ़ी आसानी से आंसर निकल करके आ जाता है। नाउ बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अकबरनामा एंड आईने अकबरी की। बहुत लोगों को लगता है ये अलग अलग बुक्स हैं, बट अगर आप इसे समझें तो अकबर के जो कल्टियर थे, जो दरबारी थे, अबुल फजल, जो कि बहुत महान लेखक भी हैं अगेन मुगल पीरियड में, तो ये 3 वॉल्यूम्स लिखते हैं अकबर के दरबार में। ठीक है, अबुल फजल 3 वॉल्यूम्स लिखते हैं और टाइटल इसका रहता है अकबरनामा। और अब ये जो वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है। पहली वाली जो वॉल्यूम है ये अकबर के पूर्वजों से, एंसिस्टर से डील करती है, मेनली बाबर, हुमायूं वगैरह के बातें देखने को मिलती हैं। और सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के राइन के इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है कि अकबर कहाँ पे जाते हैं, किन जगहों पे युद्ध होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अकबर के दरबार के जो इवेंट है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसे रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जब आप बात करें थर्ड वॉल्यूम की, जो कि आईने अकबरी है, वेरी फेमस, आईने अकबरी में क्या देखने को मिलता है कि जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से शासन प्रणाली चल रही है, हाउस होल्ड को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, आर्मी को, मनसबदारी सिस्टम को, जब्ती सिस्टम को, इन चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, रेवेन्यू कितनी है अकबर के टाइम पीरियड में, ज्योग्राफी है कैसी एम्पायर की, इन चीज़ों को, और लोगों के कल्चर पर, ट्रेडिशन पर ये भी बातें की गई है कि लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, धर्म और जो बाकी चीज़ें हैं वो किस तरह से चल रही हैं। ठीक है, तो ये है आईने अकबरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें आईने अकबरी की, तो इसमें बहुत सारे स्टेटिक्स दिए गए हैं कि क्रॉप के प्राइसेस कितने होंगे, यील्ड कितनी आई, प्रत्येक एरिया में कितनी उपज देखने को मिली फसलों की। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यूज़ वगैरह की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि बहुत सारे एरर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम हो कि आईने अकबरी वाज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एरर्स, तो आप समझ जाएगा ये बात गलत है। ठीक है, तो 2 लिमिटेशन है मेनली आईने अकबरी की। तो पहली तो हमने बात कर ली एरर्स के ऊपर, और दूसरी तो ये कि बहुत बार चीज़ों को सही तरीके से पिक्चराइज नहीं किया गया है, लोगों के ट्रेडिशंस वगैरह को, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है। और ये आप देख सकते हैं अकबर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2010 का क्वेश्चन है, UPSC CAPF का। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए और करेक्ट बताना है। पहला कहा जा रहा है कि अकबरनामा और बादशाहनामा जो है ये एक इंपॉर्टेंट इलुस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ हैं, यानी मुगल दरबार में लिखी गई पुस्तकें हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अकबरनामा की तो बात हमने कर ही ली है, और बादशाहनामा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बादशाहनामा या फिर बादशाहनामा भी इसे कहा जाता है। इसे शाहजहाँ के दरबारी कवि आप कह लें अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, और ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मुगल पीरियड
पीरियड से संबंधित। और दूसरा देखिए, वाइल अकबरनामा वाज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाहनामा वाज ऑथर्ड बाय अबुल फजल। ये बात उल्टा कह दिया गया यहाँ पे, जैसा कि अक्सर होता रहता है। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया, तो इसे इंटरचेंज कर दिया गया, ये गलत है। और ये वैसे ये बहुत ईजी भी है, अगर आप आसानी से आप कह सकते हैं कि अकबरनामा तो अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा ही नहीं गया, अभी हमने ये पढ़ा है, तो सेकंड बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। और तीसरा अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि जो अकबरनामा है ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसमें से तीसरी बुक आईने अकबरी है। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा अकबरनामा एक बड़ा वॉल्यूम का बुक है जिसमें 3 पार्ट डिवाइडेड है और तीसरा पार्ट आईने अकबरी कहलाता है। पहला पार्ट डील करता है अकबर के एंसिस्टर से, दूसरा पार्ट डील करता है अकबर के इवेंट से, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, और तीसरा पार्ट डील किससे करता है, वहाँ के लाइफ स्टाइल से, कल्चर से, इन चीज़ों से। तो फर्स्ट और थर्ड इजी क्वेश्चन है ये, 1 और 3 ओनली। वैसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके काफ़ी आसानी से इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आईने अकबरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। तो पहला कहा जा रहा है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है, हमने देखा आईने अकबरी जो कि तीसरा पार्ट है अकबरनामा का, और ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ये लार्जर वर्क अकबरनामा का एक पार्ट है, बिल्कुल सही है, अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, हमने देखा। डिस्क्राइब करता है मुगल एम्पायर को कि डाइवर्स पॉपुलेशन है, कंपोजिट कल्चर है। ऑफकोर्स हमने बात की थी आईने अकबरी के विषय में कि किस तरह से ये बात करता है कि कितनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, कितनी कंपोजिट कल्चर यहाँ पे है। चौथा कहा जा रहा है इट वाज लाटर रिवाइज बाय सादुल्ला खान ऑन द ऑर्डर्स ऑफ शाहजहां। नहीं, ये गलत है, शाहजहां के ऑर्डर पे ऐसा कोई रिवीजन नहीं देखने को मिला आईने अकबरी पर, ये एक कंप्लीट टेक्स्ट है। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यही होता है जब आप अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट। देखिए यूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बट यहाँ पे करना इससे सही नहीं होगा, अदरवाइज ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लिए करते आ रहे हैं, वैसे ही अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं मुगल हिस्ट्री और बाकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री के, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो भी कवर करूँगा। नाउ देखिए बात करते हैं अकबर की नीतियों के ऊपर, एक क्लोजर लुक देखते हैं। तो हमने ब्रॉड फीचर्स की बात तो की ही, जो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी में डिस्कस की गई है। इसके बाद अब अबुल फजल ये बताते हैं कि जो एम्पायर है उसे किस तरह से सूबा में डिवाइड किया गया था। अकबर के टाइम पे 12 सूबे थे, जो बड़े बड़े एरिया होते थे ना, जैसे आगरा हो गई, दिल्ली हो गई, इस तरह से। और इसमें हर फंक्शनल ऑफिसर थे, जैसे अगर आप देखें तो प्रत्येक प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसे दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, यानी पीस को मेंटेन करने के लिए बाकी ऑफिसर हो गए, जैसे मिलिट्री पे मास्टर होते थे बख्शी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो रिलीजियस पर्पस के लिए होते थे वो सदर कहलाता था, और जो मिलिट्री कमांडर होते थे वो फौजदार कहलाते थे, और जो पुलिस कमांडर होते थे वो कोतवाल कहलाते थे। आगे देखिए बात करते हैं नूरजहाँ के इन्फ्लुएंस की जहांगीर के दरबार में। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, और ये एम्पायर जहांगीर से विवाह करती है 1611 ईस्वी में, और तब इन्हें खिताब मिलता है नूरजहाँ का। और ये एक्सट्रीमली लॉयल और सपोर्टिव रहती है मोनार्क को लेकर के। और यहाँ सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, जहांगीर या आप कह लें, आई थिंक ये एक ही रूलर ऐसे होंगे मुगल के अंदर जो स्टक करते हैं सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहाँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नूरजहाँ के नाम पर सिक्के भी यहाँ पे, इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे, जिनमें टाइटल बियर करता है नूरजहाँ का। और द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, यानी फरमान भी देखने को मिलता है नूरजहाँ के द्वारा। स्क्वायर सील स्टेट्स करते हैं कि जो कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ पादशाह बेगम। तो इस तरह की बातें भी हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे इमेज भी दी गई है नूरजहाँ के फरमान की। अकबर के टाइम पे अगर बात करें तो अकबर के जो नोबल है वो लार्ज आर्मी को कमांड करते थे, और काफ़ी सारा रेवेन्यू भी निकल करके आ रहा था। हालांकि जो फंक्शनल है वो तो ज़्यादातर लॉयल होते थे, बट 17वीं सेंचुरी के एंड में अगर आप देखें तो ज़्यादातर नोबल्स ने अपनी खुद की नेटवर्क बना ली थी और खुद की संपत्तियाँ बनाते जा रहे थे वो, और सेल्फ इंटरेस्ट पर काम कर रहे थे। और अकबर की अगर बात करें तो 1570s में अगर आप देखें तो फतेहपुर सीकरी में ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक इबादत खाना स्टेब्लिश किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज CDS में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इबादत खाना किस पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे विभिन्न धर्मों के विद्वान आते थे, जैसे उलेमा हो गए, ब्राह्मण हो गए, जेसुइट प्रीस्ट भी यहाँ पे आते हैं, रेमन कैथोलिक जो कि थे। और इस हर धर्म के लोगों के साथ यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है, बेसिकली धर्म के मुद्दों पर। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। तो अकबर की ये बड़ी खास विशेषता, इस पर हम लोग देखेंगे भी कि इबादत खाना को स्टैब्लिश किया जाता है और विभिन्न धर्म के लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, और बेसिकली सुलह कुल की नीति अपनाई जाती है। सुलह कुल, सुलह का मतलब हम लोग को पता है, सुलह का मतलब, और ये सुलह कुल, कुल का मतलब धर्म से ही एसोसिएटेड है। तो सुलह कुल का जो आइडिया है अकबर के द्वारा जो कि स्टार्ट किया गया, इसमें हर धर्म के सद्भाव की बात की जाती है। तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं, पहला सुलह कुल और दूसरा इबादत खाना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इबादत खाना क्यों स्टेब्लिश किया गया।
तो ये आप ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा, ऑलरेडी मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है तो आप बोर भी हो सकते हैं, तो इसे अलग से वीडियो में करेंगे सारे क्वेश्चन को एक साथ। फिलहाल आप बस इसे ध्यान रख लीजिए कि इबादत खाना इस्टेब्लिश किया गया। वैसे ये चीज़ हम लोग दोबारा भी रिवाइज करेंगे। और सुलह कुल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पीस। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ओके, यानी अलग अलग धर्मों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यह सुलह कुल का आइडिया था जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अबुल फजल ने अकबर को हेल्प किया इस विजन को, सुलह कुल के आइडिया को फ्रेम करने में। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और सुलह कुल की नीति को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जहांगीर अकबर का जो बेटे है वो अपने फादर की पॉलिसी जो कि सुलह कुल है उसे इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हर अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों को यहाँ पे एक ही तरह की बातें देखने को मिलती हैं सुलह कुल के तहत। अब देखिए बात करते हैं 17वीं सेंचुरी और बाद की, यानी धीरे धीरे मुगल का डाउनफॉल भी होगा, वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी तो काफ़ी अच्छी थी, इसकी हमने बात की, जिससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। और इंटरनेशनल ट्रेवलर बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा धन वाला देश है, लेकिन दूसरी तरफ ये वो भी बताते हैं कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा धन है, राजा काफ़ी अमीर है, और दूसरी साइड में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और हम लोग देखेंगे भी कि पेल्सियार्ड जो आते हैं वो कहते हैं कि पीजेंट्री के साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, लोग भूखे पेट सो रहे हैं। और भी कुछ राजा आते हैं, एक राजा तो वार्निंग तक देते हैं कि यूरोपियन राजा को कि बिल्कुल भी आपको मुगल पॉलिसी को अडेप्ट नहीं करना है, इट इज़ हाईली बायस्ड। एक तरफ तो राजा काफ़ी धन इकट्ठे करके रखा है और दूसरी तरफ तो यहाँ पे जनता के पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं। इस तरह की बातें भी हैं जो कि थीम्स वाली एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं अभी तो आप मेरी ट्रेवलर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे आप जरूर देखिए। देखिए ट्रेवलर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी ये लगेगा आपको, क्योंकि ट्रेवलर्स एक अच्छा माध्यम है हिस्ट्री को समझने का। इसके बाद आगे अब हम लोग बात करते हैं, जो इनइक्वलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जैसा कि हमने बात की। और 20वीं सेंचुरी के शाहजहां के राइन के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार की थी वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000, यानी 8000 में से सिर्फ 445 ही यहाँ पे हाईएस्ट रैंकिंग देखने को मिलती है। तो मतलब आप वही कह लें कि केवल 5 से 6% लोग यहाँ पे 61% रेवेन्यू का ले जा रहे हैं। तो अगेन बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, और पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीज़न होता है इनइक्वलिटी, ये हम सबको पता है। तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपको माइंड में लेकर के चलना है कि एक साइड में तो प्रॉस्परस यहाँ पे एम्पायर है, बट थोड़ी इनइक्वलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दूसरे साइड में अगर यहाँ पे आप देखें तो मुगल एम्पेयर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि काफ़ी लेविश लाइफ स्टाइल भी यहाँ पे जिया गया है। तो यहाँ पे पीजेंट्स के द्वारा काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, बट उन्हें बदले में बहुत कम उनके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वगैरह बच रहे हैं, और पीजेंट्स और आर्टिसन के पास द पुअरेस्ट अमोंग देम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब आपको पता होगा, ये एक ईडियम है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है क्योंकि उनके पास हार्डली कुछ बच रहा है एडिशनल रिसोर्सेज के रूप में। तो जैसा कि हम लोग हर चैप्टर के एंड में बात करते आ रहे हैं कि जब मुगल डायनेस्टी इंडिया में चल रही थी तो बाकी जगहों पे क्या देखने को मिल रहा था। अगर यूरोप की बात करें 16वीं सेंचुरी में तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन यहाँ पे देखने को मिल रहा था 1558 से 1603 के बीच इंग्लैंड में। और एलिजाबेथ लास्ट रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज टूडोर। टूडोर डायनेस्टी की अंतिम महारानी या अंतिम रूलर आप कह सकते हैं। और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे थे रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट के बीच, जिसमें यहाँ पे एलिजाबेथ जो है वो लाटर के साथ सपोर्ट करती हैं और चर्च के इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। और इस तरह से यहाँ पे स्पेनिश रूलर के साथ अटैक भी देखने को मिलता है, और स्पेन के रूलर को यहाँ पे हरा दिया जाता है एलिजाबेथ के द्वारा। और ये प्ले राइट भी काफ़ी जो यहाँ पे सबसे फेमस प्ले राइट जो विलियम शेक्सपियर, ये इनको पेट्रोन है। और एडमंड स्पेंसर जो कि अगेन बहुत बड़े लेखक हैं इंग्लिश के, ये एपिक पोयम भी लिखते हैं महारानी के प्रेज में, सम्मान में। तो ये सब बातें हैं जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हमें समझनी थी। और ये चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। इसके क्वेश्चन आंसर आप स्वयं करेंगे अगर आपको कहीं भी डाउट आता है। वैसे तो डाउट आना नहीं चाहिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और देखिए जो मुगल्स हैं उन पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो हमें काफ़ी कुछ आइडिया लगा कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसके साथ PYQ सीरीज़ भी हमारी कंटिन्यू है, और कुछ जैसे मैंने लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, पूरी प्लेलिस्ट थी, वो आप ज़रूर देखिए। और सेकंड चैप्टर पर कल मैंने बात की, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर पे, यानी संविधान के निर्माण पे, और इसी तरह से धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।